हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ अकाउंटिंग। तो आज हम लोग पिछले लेक्चर्स में हम लोग गैप्स पढ़ रहे थे। वी विल कंटिन्यू गैप्स इन दिस लेक्चर आल्सो। तो नेक्स्ट जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ये भी मैंने आपको पहले कवर किया था, अगर आपको याद हो तो। इसमें ये बोला था कि हर ट्रांजेक्शन्स के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन्स को हम लोग मिनिमम दो जगह एंट्री करेंगे, मिनिमम, दो से ज़्यादा भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं समझाता हूँ, जो मैंने पहले भी दिया था एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, एक इंडस्ट्री है हमारी, ठीक है, एक बिजनेस है, ठीक है, इसका एक ओनर है, दोनों सेपरेट लीगल एंटिटी है, पहले ही बता चुका हूँ मैं। जब ये ओनर पैसे डाल रहा है बिजनेस में, ठीक है, तो दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ओनर अपना पैसा डाल रहा है और बिजनेस में पैसे आ रहे हैं। तो दो एस्पेक्ट से हमें देखना है। जब भी कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है तो हमें मिनिमम दो एस्पेक्ट से देखना है। एक ओनर का पैसा जा रहा है और बिजनेस में पैसा आ रहा है। एक जा रहा है, एक आ रहा है, जो हम लोग डेबिट क्रेडिट आने वाले समय में पढ़ने वाले हैं। डेबिट क्रेडिट मतलब एक जगह डेबिट हो रही है तो एक जगह क्रेडिट हो रहा है, ठीक है। एक जगह डेबिट होगा तो दूसरी जगह क्रेडिट होगा। तो दिस इज नोन ए डुअल एस्पेक्ट ऑफ कॉन्सेप्ट। फॉर एग्जाम्पल, जब ओनर डाल रहा है तो हम लोग कैपिटल में भी एंट्री करेंगे, ठीक है, और जो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। अकाउंट का मतलब होता है टेबल। कैपिटल अकाउंट में भी एंट्री करेंगे। मान लो 1 लाख रुपए बंदे ने डाले हैं बिजनेस में, ओनर ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपए डाला, तो एंट्री क्या होगी? कैपिटल अकाउंट में 1 लाख रुपीज हम लोग क्या कर देंगे? क्रेडिट। कैश में हम लोग 1 लाख रुपीज डेबिट कर देंगे। तो ये जो क्रेडिट डेबिट हम लोग साइमल्टेनियसली करते हैं सेम अमाउंट को, हर ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट रहेगा, एक क्रेडिट, दूसरा डेबिट, बाय इक्वल अमाउंट। दिस इज नोन एज डुअल, दिस इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। क्लियर है? तो इसी को डुअल, तो हमें याद रखना है, जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, एक जगह डेबिट करेंगे तो दूसरी जगह क्रेडिट करेंगे, तो हमें हर ट्रांजेक्शन को अपने दो तरीके से देखना होगा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये कंसेप्ट एंट्री करने के लिए। जब हम लोग अकाउंटिंग टेबल बनाते हैं और उसमें एंट्री करने लगते हैं तो काफ़ी कंफ्यूजन आता है। मैं इन लेक्चर्स को इतना स्लो इसलिए ले जा रहा हूँ क्योंकि जब हम लोग एंट्री करेंगे तो काफ़ी कंफ्यूजन आता है। तो ये सारा कंफ्यूजन मैं पहले ही क्लियर कर दूंगा ताकि हमें एंट्री वक्त कोई दिक्कत ना है। इसका जो एंट्री होगी, जनरली एंट्री 3 4 5 लेक्चर्स में कवर करना पड़ता है, लेकिन हम लोग जब एंट्री स्टार्ट करेंगे करना, अगर ये सारे कंसेप्ट आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर है तो आपकी एंट्री बहुत ही आसान होने वाली है। क्योंकि अधिकतर अकाउंट्स स्टूडेंट्स को यही प्रॉब्लम आती है कि उसे एंट्री करने में दिक्कत हो रही है। एंट्री करने में बच्चों को इसलिए दिक्कत आती है क्योंकि वो बेसिक प्रिंसिपल्स को दिमाग में नहीं रखते। ये डुअल एस्पेक्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रिंसिपल है ताकि आप एंट्री करेक्टली कर पाए। तो हमेशा याद रखना, कहीं डेबिट होगा तो वो क्रेडिट भी होगा। तो दिस इज डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। एक बार क्विकली हम लोग रीड कर लेते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ऑल द ट्रांजेक्शंस एंड इवेंट इन्वॉल्विंग फाइनेंशियल एलिमेंट। ये तो हम लोग जानते ही हैं, फाइनेंशियल एलिमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। ईच ऑफ सच ट्रांजेक्शंस रिक्वायर टू एस्पेक्ट्स टू बी रिकॉर्डेड। हर ट्रांजेक्शंस का दो एस्पेक्ट होगा, यहाँ पे मिनिमम लिखना चाहिए, फिर भी टू एस्पेक्ट तो होगा। क्या है? द रिकॉग्निशन ऑफ दीज टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजेक्शन इज नोन एज डुअल एस्पेक्ट एनालिसिस। इसी को कहा जाता है डुअल एस्पेक्ट एनालिसिस, कि हर ट्रांजेक्शन को का डुअल एस्पेक्ट है। इस चीज को दिमाग में रखना ही डुअल एस्पेक्ट एनालिसिस कहलाता है। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट स्टेट्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल इफेक्ट। हर ट्रांजेक्शन का दो जगह तो इफेक्ट होगा ही, ठीक है, एंड शुड बी देयरफॉर रिकॉर्डेड एट टू प्लेसेस। दो प्लेस पे हमेशा रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट एटलीस्ट, देखो यहाँ क्लियर किया है, एटलीस्ट टू अकाउंट्स, कम से कम दो अकाउंट, अकाउंट मतलब टेबल जो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। हर ट्रांजेक्शन, इन अदर वर्ड्स एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स एट लीस्ट टू अकाउंट्स। दो अकाउंट को तो वो अफेक्ट करेगा। इफ वन अकाउंट इज डेबिटेड, ठीक है, अनदर अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इफ फर्म सेल्स अ गुड ऑफ ₹10,000 ऑन कैश बेसिस, 10,000 रुपये कैश मतलब क्रेडिट में सेल नहीं किया है, कैश ले लिया गया है, तो दिस गुड एंड ऑन कैश बेसिस, दिस गुड्स एंड द अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस इमीडिएट रिसिप्ट एट कैश। अरे पता नहीं क्या लिखा, मैं आपको क्लियरली समझा देता हूँ। मान लो एक ट्रांजेक्शन हुआ है, 10,000 रुपये का मैंने सामान बेचा है, ठीक है, 10K का, 10K का मैंने कोई सेल किया है अपने बिजनेस में, तो इसकी एंट्री सिंपली समझा दो क्या होगा। सेल में क्या होगा कि एक तो आपका दो एस्पेक्ट से कैसे सोचेंगे, एक सेल हुआ, दूसरा क्या हुआ, आपके पास कैश आया। ये कैश बेसिस मतलब कैश आपको पेमेंट कर दिया गया, क्रेडिट में सेल नहीं हुआ, तो दो एस्पेक्ट क्या हो गया, एक सेल हुआ, एक कैश आया। तो सेल और कैश, कैश मतलब हमारे पास 10K आया, हम लोग 10K कैश डेबिट कर देंगे और सेल में हम लोग 10K क्रेडिट कर देंगे।
ये डेबिट और क्रेडिट क्यों लिखते हैं ये हम लोग आने वाले लेक्चर्स में आगे पढ़ेंगे, अभी आप लोग कंफ्यूज मत होइए कि कैश आ रहा है तो जनरली हम लोग देखते हैं हमारे अकाउंट में क्रेडिट होता है, लेकिन मैं यहाँ डेबिट क्यों लिख रहा हूँ, ये सब चीज़ें आगे जाके क्लियर होगी। ठीक है, तो हम लोग दो एस्पेक्ट क्या सोचे एक सेल का, एक तो सेल हो गया, दूसरा क्या हुआ हमारे पास बिजनेस में कैश आया क्योंकि वो 10,000 रुपये दे के गया बंदा, तो बिजनेस में हमारे पास कैश भी तो आ रहा है, तो ये दो एस्पेक्ट सोचना हुआ। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसी को कहा जाता है डुअल एंट्री सिस्टम। ये जो हम लोग एंट्री कर रहे हैं इसको कहा जाता है डुअल एंट्री सिस्टम, दो जगह जो एंट्री करनी पड़ रही है हमें, इसी को क्या कहा जाता है डुअल एंट्री सिस्टम। नाउ ठीक है, हाँ और एक बात याद रखिएगा, एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी क्यों होता है, इसी डुअल एंट्री कंसेप्ट के कारण होता है। ठीक है, अगर कोई एक एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, तो ये या तो मेरा कैपिटल बढ़ रहा होगा और लाइबिलिटी नहीं बढ़ रही होगी। फॉर एग्जाम्पल कैपिटल, जैसे मैंने पिछले लेक्चर्स में कवर किया था कि ओनर ने 5 लाख रुपए कैश डाला, ठीक है, तो कैपिटल 5 लाख रुपए बढ़ रहा है, ठीक है, इन 5 लाख रुपए कैश भी आ रहा है तो कैश भी 5 लाख से बढ़ जाता है, इसलिए एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल लाइबिलिटीज में हो सकता है मैंने रॉ मटेरियल खरीदा 5 लाख का, चलो 10 लाख का, 10 लाख का मैंने रॉ मटेरियल खरीदा किसी अदर इंडस्ट्री से, तो 10 लाख मेरी लाइबिलिटी बढ़ी, ठीक है, लेकिन 10 लाख का मेरे पास स्टॉक भी तो बढ़ गया, 10 लाख का मेरे पास स्टॉक भी तो आ गया मेरी इंडस्ट्री में, तो 10 लाख क्या होता है स्टॉक होता है, देखो स्टॉक एसेट होता है, तो 10 लाख का एसेट बढ़ रहा है, 10 लाख की लाइबिलिटी भी बढ़ रही है, इसलिए हमेशा एसेट इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी होता है। ये जो मैंने आपको पिछले लेक्चर्स जो मैंने एनिमेशन के जरिए कवर किए थे उसमें मैंने आपको टेबल में भी दिखाया था। तो दिस इज डुअल एंट्री कंसेप्ट। नाउ वी विल स्टडी रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट को रियलाइजेशन कंसेप्ट भी बोला जाता है। तो देखते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन कंसेप्ट, जब भी मैं बोल रहा हूँ तो आप दिमाग में रखियो एक्चुअल बेसिस जो मैंने बताया था पहले। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें रियलाइज हो जाए कि हमारा रेवेन्यू आ जाएगा हमें उसे रिकॉर्ड कर लेना है, मतलब रियलाइज हो जाए कि हमारा रेवेन्यू अब तो पक्का आ जाएगा, हमें रिकॉर्ड कर लेना है। वो रियलाइजेशन कैसे होगी, वो रियलाइजेशन तब हो जाएगी जब हमारे पास वो लीगल राइट होगा तो उसको रिसीव करने का। हाँ, अब वो सामने वाला बंदा मना नहीं कर सकता कि मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है, तो लीगल राइट हमें रियलाइज हो जाए कि हाँ अब हमें पैसे तो आ जाएंगे, आ जाए कल है मैटर नहीं करता, लेकिन पैसे तो आ जाएंगे, तो हम लोग उसको रियलाइज कर लेते हैं। तो इसी को कहा जाता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। इसका ये मतलब जब हमें रियलाइज हो जाएगा कि हमारा रेवेन्यू आने वाला है तो हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर देंगे, ना कि जब हमें पैसे मिले। तो एक्चुअल बेसिस में भी याद कीजिए यही होता था। तो एक्चुअल बेसिस अगर बोला जाए तो इनडायरेक्टली क्या है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट है। पढ़ते एक बार। The concept of revenue recognition requires that revenue for a business transactions should be included in the accounting record only when it is realized। जब हमें रियलाइज हो जाए कि हमारे पैसे आ जाएंगे तभी हमें रिकॉर्ड कर लेना है, only when it is realized। मतलब रेवेन्यू इज एज्यूम्ड टू बी रियलाइज। अब रियलाइज कब होगा, कब पता चलेगा कि हाँ रेवेन्यू आ जाएगा, रेवेन्यू इज एज्यूम्ड, एज्यूम हम लोग कर लेते हैं कि तब रियलाइज होगा व्हेन अ लीगल राइट टू रिसीव इट अराइजेज। जब ये लीगली आ जाए कि हाँ ये रेवेन्यू तो मुझे मिल जाएगी तो हम लोग उसको रियलाइज कर लेते हैं। दैट इज पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन गुड्स हैव बीन सोल्ड और सर्विस हैव बीन रिटर्न रेंडर्ड। मतलब जब आपने सामान बेच दिया है या फिर आपने सर्विस दे दिया है तब आपको रियलाइज हो जाना चाहिए कि अब आपका पैसे आ जाएंगे, लीगल राइट है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट अमाउंटिंग 20,000, ठीक है, 20,000 में मैंने कोई सामान बेचा ऑन 5 फरवरी 2020, 15 फरवरी 2020 को, एंड रिसीव द पेमेंट फ्रॉम द सेम ऑन 10 अप्रैल 2021, ठीक है। लेकिन हमें पेमेंट कब मिली है, उस क्रेडिट मैंने कर्जे में दिया था तो वो मेरे लिए क्या हो गया था, डेप्टर, मैंने पहले पढ़ाया था। लेकिन उस डेप्टर ने पेमेंट कब किया है, अप्रैल 2021 को, ठीक है। तो हम लोग ये ट्रांजेक्शन्स कब रिकॉर्ड करेंगे, अप्रैल 2021 को या फिर 15 फरवरी 2020 को, 15 फरवरी 2020 को ही रिकॉर्ड कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें उस समय रियलाइज हो गया था कि ये बंदा तो मुझे पैसे देगा, और लीगल राइट भी हमारे पास आ गया था कि मैं इस बंदे से पैसे ले सकता हूँ फ्यूचर में, ठीक है। उसके लिए हो सकता है मैंने वो लीगल राइट के लिए मैंने क्या साइन करवाया हूँ, बिल ऑफ एक्सचेंज, जो हम लोग आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, और मैंने पहले भी कवर किया है थोड़ा थोड़ा कि क्या होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, आने वाले लेक्चर्स में हम डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग पहले ही जब हमें रियलाइज हो जाता है कि हमारा रेवेन्यू आ जाएगा तभी हम लोग ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट, ठीक है। हाँ, तो हमें पैसे आने का भी होता है या फिर पैसे देने का भी। फॉर एग्जाम्पल हमारी कोई लाइबिलिटी है, जिस दिन हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई कि हमें फ्यूचर में पेमेंट करना है, उसी दिन हम लोग ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी आती है ऐसे, मतलब डेप्टर्स के केस में भी आती है और क्रेडिटर्स के भी केस में आती है कि जब हमें रियलाइज हो गया कि हमें पैसे तो देने पड़ेंगे, उस दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा।
वही यहाँ पे क्लियर है स्टेटमेंट। सिमिलरली इफ द कंपनी रिसीव एडवांस पेमेंट फॉर रेंडरिंग सम सर्विसेज इन द फ्यूचर देन रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन द डेट व्हेन सर्विस आर रेंडर्ड रेदर देन ऑन द डेट रिसिप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। ठीक है, तो उस सर्विस का ट्रांजेक्शन हम लोग किस दिन करेंगे? जिस दिन वो सर्विस हम लोग रेंडर कर दिए। करेक्ट है। So this is revenue recognition या फिर realization concept। एक और बात इसमें मैं बताना चाहूँगा, इससे आप ये कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सिर्फ 15 फरवरी को ही ट्रांजेक्शन होगा। ठीक है, एक्चुअली ट्रांजेक्शन तो हम लोग 15 फरवरी को भी लिखेंगे और 10 फरवरी को भी लिखेंगे, 10 अप्रैल को भी लिखेंगे। ठीक है, लेकिन ये कहना कि 15 फरवरी को भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया जाएगा, ना कि सिर्फ और सिर्फ 10 अप्रैल को, ये कहलाता है। हम लोग 15 फरवरी को भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे, 10 अप्रैल को भी एक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ, ये आने वाले समय में बहुत डिटेल में क्लियर होगा। ये मैं समझाता हूँ कि इसका एंट्री होगा कैसे। ठीक है, एक मैंने सेल किया है 20,000 का, तो सेल अकाउंट में क्या लिखाएगा? 20 के। ठीक है, उसके पैसे मुझे आ गए हैं क्या? नहीं आए। क्यों? क्योंकि मैंने क्रेडिट में सेल किया है। तो क्रेडिट में सेल किया है मतलब कर्जे में सेल किया है, उसके पैसे नहीं आए। तो दूसरा एंट्री में क्या करूँ? दूसरा एंट्री में करूँगा डेप्टर्स का, क्योंकि ये जो सेल हुआ है वो क्रेडिट में हुआ है, तो मेरे लिए एक डेप्टर अकाउंट भी होगा। ठीक है, कि मतलब कर्जदार का मैं एक अलग से हिसाब रख रहा हूँ कि मेरे पास कितने कर्जदार है। तो डेप्टर के लिए मैं क्या एंट्री कर दूंगा? 20 के का एंट्री कर दूंगा। ये दो जगह एंट्री हो गई। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट होगा, यहाँ डेबिट होगा। क्यों होगा? आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, अभी आप इसमें दिमाग मत लगाइए। ठीक है, एक ये एंट्री मैं कब करूँगा? ये एंट्री मैं 15 फरवरी को कर दूंगा। 15 फरवरी को मैं ये एंट्री कर दूंगा। फिर से बता रहा हूँ, 15 फरवरी को मैं क्या एंट्री करूँगा इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग? 15 फरवरी को कि मेरा सेल तो 20 के का हो गया, ये मुझे रियलाइज हो चुका है। ठीक है, लेकिन पैसे नहीं आए। क्या है मेरे पास? डेप्टर है, वो मेरे पास पैसे नहीं आए। इसमें मैं क्या रिकॉर्ड करूँगा? 20 के। ठीक है, ये क्रेडिट, ये डेबिट। ठीक है, लेकिन ये डेप्टर मुझे पैसे आके कब दे रहा है? अप्रैल 2021 को, 10 अप्रैल को आके मुझे पैसे दे रहा है। ठीक है, अब जब 10 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा? देखो 10 अप्रैल को क्या ट्रांजेक्शन होगा, क्योंकि डेप्टर ने मुझे पैसे दे दिए, डेप्टर। ठीक है, तो पहले याद रखिएगा मैंने क्या किया था? डेप्टर में कितना क्रेडिट किया था? 20 के डेबिट किया था। जब ये पैसा दे देगा मुझे 1 अप्रैल को, तो मुझे इसका अकाउंट क्लोज भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा? 20 के क्रेडिट करके, उतना ही अमाउंट क्रेडिट करके मैं इसका अकाउंट क्लोज कर दूंगा। मतलब ये मेरा कर्जदार नहीं है। ठीक है, तो ये डेप्टर का अकाउंट देखो, 20 के डेबिट था, 20 के क्रेडिट हो गया, मतलब नेट क्या है? 0 है। जितने इसने पैसे देने थे उसने पैसे दे दिए। तो 10 अप्रैल को मैं ये ट्रांजेक्शन रूल आउट करूँगा। जब इसने मुझे पैसे दे दिए हुए तो मेरे पास कैश आया होगा बिजनेस में। ठीक है, तो कैश में हम लोग क्या लिखेंगे? 20 के डेबिट। ये जो 20 के बिजनेस में कैश आया उसमें हम लोग क्या कर देंगे? 20 के डेबिट। ये फिर से बोल रहा हूँ मैं, डेबिट और क्रेडिट कब कब करते हैं ये आने वाले लेक्चर्स में मैं बताऊंगा। दिस इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन या फिर रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है, तो 15 फरवरी को ही रियलाइज हो गया तो उसी दिन ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, लेकिन आगे भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ 15 फरवरी को रिकॉर्ड होगा। मैचिंग कंसेप्ट, मैचिंग कंसेप्ट में क्या होता है? ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक अकाउंटिंग पीरियड में मान लो 1 साल है, मैंने 20 कार बनाई है, 20 कार्स। ठीक है, और हर कार को बनाने में मेरा एक्सपेंस आया है 1 लाख रुपए। ठीक है, तो मेरा टोटल एक्सपेंस कितना आया होगा? 20 लाख। ठीक है, लेकिन मैं जो सेल कर पाया हूँ मात्र 15 कार का कर पाया हूँ। ठीक है, 15 कार्स मैंने इस फाइनेंशियल ईयर में सेल की है, मतलब 5 कार मेरा अनसोल्ड रहा है, नहीं बिका है। तो जब हम लोग प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे तो इसी 15 कार को कंसिडर करते हुए करेंगे। मतलब इस 15 कार को बनाने में मेरे कितने खर्च आए और मैंने बेचा कितना, मतलब इससे रेवेन्यू कितना आया। ठीक है, एग्जाम्पल, ये जो 15 कार थे जो मैंने बेच दिए, 15 कार्स। ठीक है, इसको बनाने में मेरे खर्चा है 15 लाख, तो ये मेरा एक्सपेंस हुआ। और इसको मान लो मैंने बेचा होगा टोटल 25 लाख में 15 कार को, तो मान लो ये मेरा रेवेन्यू हुआ। मेरा प्रॉफिट क्या होगा? 10 लाख। तो याद रखना, तो हम लोग जो ये जो 15 लाख ले रहे हैं, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 15 कार का, ये हम लोग 20 लाख नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि 5 कार्स तो मेरे अनसोल्ड रह गए, वो बिके नहीं। तो इसका ये मतलब हुआ उस अकाउंटिंग पीरियड में उसी का रेवेन्यू लेंगे, मतलब ये उसी का रेवेन्यू लेंगे जितना कि सामान बिका है उस अकाउंटिंग पीरियड में। हो सकता है ये 5 कार नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड मतलब नेक्स्ट साल बिक गया हो,
तो मैं उसको इस साल में मतलब जिस साल में 25 लाख का रेवेन्यू हुआ है उस साल में मैं कंसिडर नहीं करूंगा, करेक्ट है। तो दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। एक बार पढ़ लेते हैं। मैचिंग कंसेप्ट रिक्वायर्स द रेवेन्यू फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड जो मैंने एक साल लिया था टू बी मैच विद द एक्सपेंस करस्पॉन्डिंग एक्सपेंडिचर या एक्सपेंस सो एज टू शो द ट्रू प्रॉफिट ऑफ पीरियड, उस पीरियड का ट्रू प्रॉफिट हमें पता चल पाए, ठीक है। तो जो बिका है उसी का कंसिडर करेंगे, अनसोल्ड गुड्स का कंसिडर नहीं करेंगे। While asserting the profit or loss of an accounting year, we should not take the cost of all the goods produced. जितना भी गुड प्रोड्यूस जोड़ा है सबको नहीं ले लेंगे, किसको लेंगे? सिर्फ जो कि बिका है। बट कंसिडर ओनली द कॉस्ट ऑफ गुड्स दैट हैज बीन सोल्ड ड्यूरिंग दैट ईयर, जो बिका है सिर्फ उसी को कंसिडर करेंगे। फॉर दिस पर्पस द कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड गुड्स शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ गुड परचेस्ड प्रोड्यूस्ड और परचेस्ड, ठीक है। तो उससे हम लोग ये घटा देंगे, मतलब ये इसका ये कहना है कि हम लोग 20 लाख नहीं लेंगे, उससे 5 लाख घटा देंगे। क्यों? 20 लाख में 20 कार बन रहे थे तो पाँच कार तो मेरा अनसोल्ड था, तो 5 लाख में घटा दूंगा, तो 15 लाख ही कंसिडर करूंगा, जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में आपको समझाया। दिस इज मैचिंग कंसेप्ट। नाउ वी विल सी फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट। इसमें क्या होता है? नाम से क्लियर है, जब भी हम लोग कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड कर रहे होंगे, ट्रांजेक्शन्स के अलावा भी हमें अदर चीज़ें भी रिकॉर्ड करनी है, मतलब हमें फुल डिस्क्लोजर देना है कि क्या क्या कहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमें सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज करना है अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। तो लिखा है द प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट शुड बी प्रिपेयर्ड इन सच अ वे दैट इट फेयरली डिस्क्लोजेस ऑल द मटेरियल इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स। जितने भी मटेरियल इन्फॉर्मेशन हैं, मतलब जितने भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो यूजर को पता हो जाना चाहिए एक आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के। मतलब आपको जब भी दिया जाए ये रहा मेरा हिसाब, उसको देख के आदमी को सब कुछ पता हो जाना चाहिए, हाँ क्या क्या मटेरियल इन्फॉर्मेशन है इसमें, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, कुछ चीज़ हमें छुपाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो दिस इज फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट, वेरी सिंपल। The financial statement makes a full, fair and adequate disclosure of all the information which is relevant. जितने भी relevant information है सबको दिखाना है for taking financial decisions, ताकि financial decision ले सके। For example, the firm has to report the contingent liability at the footnote of the balance sheet। ठीक है, एग्जाम्पल contingent liability क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी बेसिकली आप ये समझ लो contingent का मतलब होता है डाउटफुल। जो भी डाउटफुल लाइबिलिटी है उससे भी हमें शो करना पड़ता है बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट क्या होता है, फुटनोट क्या होता है, ये सब आने वाले लेक्चर्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये है कि जो जो कंटिंजेंट लाइबिलिटी है, मतलब जिसको लेके मैं डाउटफुल हूँ उसको भी नोट में रखना पड़ता है बैलेंस शीट में। इसका ये मतलब हुआ कि हमें सब कुछ फुल्ली डिस्क्लोज करना है। नाउ वी विल सी एक्चुअल कंसेप्ट। एक्चुअल कंसेप्ट मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है पहले भी, कि एक्चुअल बेसिस पे हम लोग करते हैं, ठीक है। एक बार क्विकली इसको सिर्फ रीड आउट कर लेते हैं। अंडर एक्चुअल कंसेप्ट द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस एंड अदर इवेंट्स आर रिकॉग्नाइज्ड ऑन द मर्केंटाइल बेसिस। क्या मतलब है मर्केंटाइल बेसिस का? जब वो हो रहे व्हेन दे अकर एंड नॉट व्हेन द कैश इज रिसीव्ड। एक्चुअल बेसिस में बेसिकली हम लोग यही पढ़ते थे जब हमने कैश बेसिस और एक्चुअल बेसिस पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। दे आर रिकॉर्डेड इन द अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स एंड रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द पीरियड्स टू विच दे रिलेट, ठीक है। जिस अकाउंटिंग पीरियड का है उसी अकाउंटिंग पीरियड में नोट करेंगे, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जाम्पल ए बिजनेस रिकॉर्ड इट्स यूटिलिटी बिल्स। यूटिलिटी बिल्स कैसे हो गए? इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, वाटर बिल्स, ये सब एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एज सुन एज इट रिसीव्स देम, जैसे ही उसको बिल मिलता है उनको पता है कि ये तो मुझे पे करना है, तो वो उनको रिकॉर्ड कर लेते हैं। एंड नॉट व्हेन दे आर पेड, जब उनको पे करना है तभी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, उस समय भी रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जैसे ही रिसीव हुआ उसी समय रिकॉर्ड कर लेंगे, वो लाइबिलिटी में चल जाएगी। फिर उस लाइबिलिटी को मैं पे कर दूंगा, तो उस अकाउंट को क्लोज करने के लिए जब हम लोग पे कर रहे हैं उस समय भी हम लोग एंट्री करते हैं। बिकॉज क्यों करते हैं ऐसा? द सर्विस हैज ऑलरेडी बीन यूज्ड। क्यों? क्योंकि हम लोग सर्विस ऑलरेडी यूज कर चुके हैं। द कंपनी इग्नोर्स द डेट व्हेन द बिल पेमेंट विल बी मेड। To ascertain the true profit or loss of an accounting period and to show the true financial position of the enterprise at the end of the accounting period are recorded, whether actual cash has been paid or received or not। वही चीज लिखा है। एक्चुअल बेसिस का सिंपल सी बात वही मतलब हुआ, जो एक्चुअल कंसेप्ट का मतलब वही हुआ जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, एक्चुअल बेसिस। जब रियलाइज हो जाए तभी नोट कर देना। नाउ वी विल सी मटेरियलिटी कंसेप्ट। मटेरियलिटी का मतलब क्या हुआ कि इमटेरियल चीजों को इग्नोर करना है, ठीक है। जो मटेरियल चीजें हैं उन्हीं को लिखना है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ उसको भी। एग्जाम्पल लेते हैं, एक मेरी कार मेकिंग इंडस्ट्री है, ठीक है। अब इस कार मेकिंग इंडस्ट्रीज में मटेरियल चीजें क्या क्या हुई? स्टील परचेज करना,
ठीक है, टायर परचेज करना, कार को बेचना, ये सब मेरी मटेरियल चीज़ें हैं, मतलब मेरी इस इंडस्ट्रीज़ के लिए ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। लेकिन इंडस्ट्रीज़ में छोटी मोटी खर्चे भी बहुत सारे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी एक्सपेंसेस, मतलब मैं अगर 100 रुपये का पेन खरीद रहा हूँ, ठीक है, या फिर सीट्स खरीद रहा हूँ, पेपर खरीद रहा हूँ जो कि काम आएगी, प्रिंटर का कार्टिलेज खरीद रहा हूँ, तो ये सब बहुत पिटी एक्सपेंसेस हैं। ये सब क्या है? पिटी एक्सपेंसेस है इन सब के सामने, ठीक है, जो मेरा मटेरियल चीज़ है। तो ये सब कार इंडस्ट्रीज़ के लिए ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं इमटेरियल है, मतलब उतना इंपॉर्टेंस नहीं है इसका। अगर मैं इतने छोटे छोटे खर्चों में, मान लो मैं एक A4 साइज पेपर खरीद रहा हूँ और उसको भी मैं नोट करने लगा, तो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड और काफ़ी बल्कि हो जाएगा। तो इसलिए जो पिटी एक्सपेंसेस होते हैं या फिर जो इमटेरियल चीज़ें होती हैं उनको हम लोग रिकॉर्ड करते हैं। ऐसा है कि नहीं करते, लेकिन उसको कंबाइन करके एक ही चीज़ के अंदर डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल स्टेशनरी एक्सपेंसेस, स्टेशनरी एक्सपेंसेस, अब मैं इसमें अलग अलग नहीं लिखूंगा कि मैंने 10 रुपये का पेन खरीदा, 20 रुपये का पेपर सीट खरीदा, ये सब, ठीक है। स्टेशनरी एक्सपेंस में कंबाइन करके हम लोग एक साथ ये सारे खर्चे लिख देते हैं, इसे पिटी एक्सपेंसेस भी बोला जाता है, ठीक है। तो दिस इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। जो मटेरियल चीज़ें हैं उन्हीं को नोट किया जाएगा, इमटेरियल चीज़ों को कंबाइन करके एक सिंगल हेडिंग के अंदर डाल के उसे खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वो पिटी एक्सपेंसेस है, वो हमारा बिजनेस का मेन कंसर्न नहीं है। बिजनेस का मेन कंसर्न मेरा मटेरियल वाली चीज़ें, जैसे कार इंडस्ट्रीज के लिए स्टील खरीदना, टायर खरीदना एंड अदर एक्सपेंसेस, ओके। दिस इज मटेरियलिटी कंसेप्ट। अगर पढ़ लेते हैं, द कंसेप्ट ऑफ मटेरियलिटी रिक्वायर्स दैट अकाउंटिंग शुड बी फोकस ऑन मटेरियल फैक्ट्स, ठीक है, मटेरियल फैक्ट्स पे फोकस रहेगा। एफर्ट शुड नॉट बी वेस्टेड ऑन रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटिंग फैक्ट्स विच आर इमटेरियल, जो मटेरियल है। फॉर एग्जाम्पल स्टॉक ऑफ इरेजर्स, फॉर एग्जाम्पल स्टॉक्स ऑफ इरेजर्स, पेंसिल्स, स्केल्स, ठीक है, एक्सेट्रा इज नॉट शोन इन द एसेट। Whenever amount of stationery is bought in an accounting period and is stated as expense of that period, whether consumed or not, कंज्यूम हुआ है या नहीं हुआ है। हाँ, एक भी याद रखना, और ये जो छोटी मोटी चीज़ें हम लोग उसको एसेट कंसीडर नहीं करेंगे। हो सकता है मेरे ये पेन अगले साल भी चल जाए, उसका अगले साल भी चल जाए, तो उससे हम लोग जनरली एज ए एसेट नहीं कंसीडर करते हैं, उसे एज ए एक्सपेंसिव ट्रीट कर लेते हैं, भले वो मुझे काम आ रहा हूँ, ठीक है। देखो, एन ऑर्डिनरी कैलकुलेटर कॉस्टिंग ₹100 में लास्ट 14 ईयर्स, ठीक है, लेकिन क्या मैं उसको डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा अगले साल? 100 रुपये का चीज़ है, मैटर नहीं सेटल कर देंगे, उसी साल सेटल कर देंगे, ठीक है। It should be noted that an item material for one party may be it should be noted that an item material for one party may be immaterial for another। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे कैलकुलेटर था, मेरी कार मेकिंग में कैलकुलेटर मेरे लिए इमटेरियल है, लेकिन अगर मेरा इंडस्ट्री ही कैलकुलेटर बनाने का है, या फिर मेरी जो बिजनेस है वो क्या है, स्टेशनरी ही बिजनेस है, मतलब मेरा कैलकुलेटर बेचना ही एक बिजनेस है, तो वो मेरे लिए मटेरियल है, इमटेरियल नहीं है, ठीक है। तो एक इंडस्ट्री के लिए जो मटेरियल चीज़ें हो सकती है वो हो सकता है दूसरे इंडस्ट्री के लिए नहीं हो, ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है। नाउ वी विल सी ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट। ये बहुत सिंपल कंसेप्ट होता है। इसका ये कहना है कि हमें सब्जेक्टिव नहीं होना है ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते वक्त, मतलब हमें ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करनी है। ऑब्जेक्टिविटी मेंटेन करना मतलब सब्जेक्टिव नहीं होना। सब्जेक्टिव होने का मतलब क्या होता है, अपना पर्सनल ओपिनियन हमें नहीं शो करना है, ठीक है, किसी भी ट्रांजेक्शन्स में, मतलब पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल बायसनेस नहीं होना चाहिए कोई ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हुए। मतलब क्या हो गया, हमें ऑब्जेक्टिव रहना है, हमें अपने पर्सनल थिंकिंग के बारे में नहीं सोचना है उस ट्रांजेक्शन्स को लेकर, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी कंसेप्ट, वेरी सिंपल कंसेप्ट। फॉर एग्जांपल द ट्रांजैक्शंस फॉर द परचेज ऑफ मटेरियल मे बी सपोर्टेड बाय परचेज इनवॉइस। मतलब हम लोग ऑब्जेक्टिव कब रह पाएंगे, जब हम लोग जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहा है उसका डॉक्यूमेंट, बिल, वाउचर्स ये वेरीफाई कर सके। कोई भी ट्रांजैक्शंस का, हर ट्रांजैक्शंस का हमारे पास बिल रहना चाहिए, डॉक्यूमेंट रहना चाहिए, प्रॉपर वाउचर्स रहने चाहिए। जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसका प्रॉपर बिल, वाउचर्स ये सब मेंटेन करना है। क्यों? क्योंकि सब्जेक्टिविटी ना आ पाए, मतलब कोई अपने मन से नहीं बोले हाँ ये मैंने 1 लाख रुपए का खरीदा है, और वो बोल रहा है तो उसके सामने प्रूफ होना चाहिए कि हाँ ये रहा 1 लाख का बिल, मैंने इसे 1 लाख रुपए में खरीदा है, ठीक है। दिस इज ऑब्जेक्टिविटी